हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है 8,801 पदों के लिए। ठीक है, ऐसे में मैंने सिविल कोर्ट क्लर्क की जॉब प्रोफाइल के बारे में पिछले वीडियो में बताया था, उसके वर्क सैलरी पोस्टिंग के बारे में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं स्टेनोग्राफर की जॉब प्रोफाइल के बारे में। स्टेनोग्राफर को क्या कार्य करने होते हैं, उनको कितनी सैलरी मिलती है, पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, प्रमोशन के क्या स्कोप्स हैं और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, जीएस आज तक के मोबाइल ऐप को, तो आप अभी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हमारे जो भी पेड कोर्सेस हैं और फ्री मटेरियल हैं सब इसी पे आते हैं। साथ साथ आपको सिविल कोर्ट के लिए भी जो आपके कोर्स चलेंगे इसी ऐप पर चलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टेनोग्राफर के जॉब प्रोफाइल के बारे में पूरे विस्तार से जानते हैं। स्टेनोग्राफर बिहार के सिविल कोर्ट में एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि ऑर्गेनाइजेशन जहां आपकी नियुक्ति होती है वो सिविल कोर्ट है, वहीं रिक्रूटमेंट कन्वेनर कमेटी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कन्वेनर कमेटी पूरे बिहार को 6 जोन में बांटा गया है, 6 जोन में बांटा गया है और ये कन्वेनर कमेटी 6 जोन में नियुक्ति करती है। ठीक है, कन्वेनर कमेटी के माध्यम से बिहार के कन्वेनर कमेटी जो पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं वो इसके कन्वेनर कमेटी के चेयरमैन होते हैं, वही सारे प्रक्रियाओं को अंजाम देते हैं। कन्वेनर कमेटी जो है डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं पटना के। और ये जो स्टेनोग्राफर का जो पद है वो एक्चुअली ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाला पद है, मतलब क्लास 3 के अंतर्गत आने वाला पद है, क्लर्कियल पोस्ट है। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां आपकी नियुक्ति होती है, डिपार्टमेंट आपका लॉ है, लेकिन कंट्रोलिंग अथॉरिटी लॉ डिपार्टमेंट के हाथ में नहीं होती है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी हाई कोर्ट पटना और डिस्ट्रिक्ट जज के हाथ में होती है। डिस्ट्रिक्ट जज ही आपकी अंतिम रूप से नियुक्ति और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जिम्मेदार होता है। आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे जो भी कोर्ट होते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बहुत सारे कोर्ट होते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर देखेंगे तो अपर लेवल का कोर्ट होता है जिसमें एडीजे के कोर्ट आते हैं। एडीजे के साथ साथ आपको प्रिंसिपल जज और डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लोअर कोर्ट्स होते हैं जैसे सीजीएम वगैरह के कोर्ट्स आते हैं, सीजीएम एसजीएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये सभी कोर्ट जो आते हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो या सब डिवीज़न लेवल पर हो। ठीक है, आपकी नियुक्ति पोस्टिंग जो होती है, पोस्टिंग जहां काम करने होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सब डिवीज़न लेवल पे होते हैं। आपका कैडर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कैडर होता है, मतलब ट्रांसफ़र पोस्टिंग आपका उसी डिस्ट्रिक्ट में होगा जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी नियुक्ति की गई है। सपोज़ कीजिए कि अगर आप पटना डिस्ट्रिक्ट में हैं तो पटना के ही जितने सब डिवीज़न है और जितने कोर्ट्स हैं वहीं पे आपके ट्रांसफ़र पोस्टिंग होंगे, पटना से बाहर नहीं होंगे। पटना से बाहर 2 सिचुएशन में ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो सकता है, या तो आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो या डायरेक्ट ट्रांसफ़र के रूप में आप कोई मेडिकल बेसिस का बैकग्राउंड हो तब आपको हो सकती है। आपकी पोस्टिंग आपके होम डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकती है या होती ही है, ज़्यादातर लोगों की पोस्टिंग होम डिस्ट्रिक्ट में भी होती है। होम डिस्ट्रिक्ट में अगर सीट नहीं है तो आपको बाहर के या पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट आपको ऑफ़र किया जा सकता है। ठीक है, तो आपने कंट्रोलिंग अथॉरिटी ट्रांसफ़र पोस्टिंग और के बारे में अच्छे से समझ लिए। अब सैलरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं विस्तार से। तो जहाँ तक सैलरी की बात है तो 6th पे कमीशन के अनुसार आपको 2400 ग्रेड पे के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अर्थात 7th पे कमीशन के अनुसार आप लेवल 4 में हैं। ठीक है, मतलब पे बैंड आपका हो जाएगा 25,500 से 81,100 और बेसिक सैलरी आपकी हो जाएगी 25,500। अब इस 25,500 बेसिक सैलरी पर आपको डियरनेस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस एंड अदर अलाउंस जो गवर्नमेंट निर्धारित करती है, जो हाईकोर्ट निर्धारित करती है, वो आपको मिलता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर अभी आप स्टेनोग्राफर के पद पर नियुक्त होते हैं तो आपको लगभग 35 से 40 हज़ार के बीच की सैलरी बनेगी। ठीक है, 35 से 40 हज़ार के बीच की सैलरी बनेगी, जो सैलरी स्मार्ट सैलरी कहा जा सकता है, अच्छा खासा सैलरी कहा जा सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रमोशन की। तो अगर आप स्टेनोग्राफर के रूप में नियुक्त होते हैं तो इतना मान के चलिए कि आप आजीवन स्टेनोग्राफर ही रहेंगे। आपको वेतन उन्नति दिया जाएगा। ठीक है, वेतन उन्नति दिया जाएगा और वेतन उन्नति के कारण आप स्टेनोग्राफर 3 से 2 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको आजीवन पूरे सर्विस भर स्टेनोग्राफर का ही काम करना पड़ेगा। ठीक है,
आपको सिर्फ वेतन उन्नति जो MSCP होता है वो 10 साल पर 5 साल पर जो भी आपका कालावधि है उस कालावधि को पूर्ण होने के बाद आपको MSCP वगैरह मिलेगा, वेतन उन्नति मिलेगा, लेकिन आप आजीवन स्टेनोग्राफर के पद पर ही काम करेंगे। तो प्रमोशन का स्कोप नहीं है, ठीक है। पद एक ही है, स्टेनोग्राफर का पद है, आप सीनियर स्टेनोग्राफर हो जाइएगा, लेकिन वेतन उन्नति आपको जैसे प्रमोशन में मिलते रहते हैं उसी तरह वेतन उन्नति आपको मिलती रहेगी। जहाँ तक बात कर लेते हैं फैसिलिटीज़ की, तो फैसिलिटीज़ के मामले में आपको सभी ज़िलों में आवास की सुविधा नहीं है। जहाँ पे आवास की सुविधा है वहाँ कुछ लोगों को आवास प्रोवाइड किए जाते हैं और मैक्सिमम जगह पे आवास नहीं है, तो मतलब आपको आवास नहीं मिलेगा, आपको आवास भत्ता मिलेगा, HRA प्रोवाइड किए जाएंगे। जहाँ तक छुट्टियों की बात है तो छुट्टी अच्छी खासी मिलती है। कॉजुअल लीव आपको लगभग 16 कॉजुअल लीव मिलते हैं, अर्न लीव आपको लगभग 33 मिलते हैं और मेडिकल लीव 6 माह का मिलता है जो आप पूरे सर्विस आवर में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों मिलाकर 6 माह ही होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के आपको छुट्टी भी अच्छी खासी मिलती है और सिविल कोर्ट में सामान्यतः देखा जाता है कि सेकेंड सैटरडे को छुट्टी रहती है, प्रत्येक सेकेंड सैटरडे को छुट्टी रहती है और छुट्टियां भी काफ़ी होती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो छुट्टी वगैरह के मामले में यहाँ कोई परेशानी नहीं होने वाली है। जहाँ तक कार्यक्षेत्र की बात कर ले तो आपका कार्यक्षेत्र में कोई वेरिएशन नहीं है, क्योंकि आप आजीवन स्टेनोग्राफर के रूप में काम कर रहे हैं तो आप जज के असिस्टेंट के रूप में इजलास पर काम करेंगे। इजलास मतलब बेंच में काम करेंगे, ठीक है। और क्या काम करेंगे ये आगे हम बताएंगे। और ये आपका जो इजलास या बेंच जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीज़न कोर्ट में आप कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जाएगी जहां आप जज के काफ़ी करीब होते हैं, पर्सनल सहायक के रूप में काम करते हैं, निजी सहायक के रूप में काम करते हैं, तो आपका कार्यक्षेत्र सीमित है, ठीक है। बात कर लेते हैं कार्य की। तो कार्य के रूप में अगर आप देखा जाए तो जज के आप निजी सहायक के रूप में काम करते हैं। जज के जितने भी अभिलेख के आदेश होते हैं उसको आप टाइप करते हैं, उसको शॉर्ट हैंड के रूप में लिखते हैं और उसको आप टाइप करके उनको प्रोवाइड कराते हैं। वहीं कोई भी आदेश का ड्राफ्टिंग, नोटिंग, टाइपिंग सारी जिम्मेदारी आपकी होती है, ठीक है। अभिलेख का अगर जजमेंट होता है, अगर कोई अभिलेख जजमेंट पर जाता है तो जजमेंट का डिक्टेशन अगर आपके जज करते हैं तो उस डिक्टेशन को आप टाइप करके जज को प्रोवाइड कराते हैं जजमेंट। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग की है और टाइपिंग में भी आपके जो भी आदेश फलक हैं, जो निजी आदेश फलक, जो इम्पोर्टेंट आदेश फलक होते हैं, साथ साथ आपको जजमेंट वगैरह के टाइपिंग की जिम्मेदारी होती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो सामान्य जॉब प्रोफाइल है, कुछ खास वेरिएशन नहीं आने वाला है। पूरे सर्विस आवर में एक ही तरह के कार्य को करते रहना है, ठीक है। लेकिन सैलरी उन्नति आपको मिलती रहेगी, आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी और ये एक परमानेंट जॉब है, इसलिए आपको सारी सुविधाएं मिलेगी जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। इस प्रकार से आपने सारे जॉब प्रोफाइल को अच्छे से देख लिया और फिर मैं आपको दोहरा दूं कि अभी तक आपने अगर हमारे GS आज तक के मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से मिल जाएगा या लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज को भी के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो मैं टेलीग्राम और फेसबुक पेज पर ही अपडेट करता हूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।